हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स नो बायो। आज हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का सेकेंड पार्ट है, जो कि हम पढ़ेंगे सेल इन्वेलप के बारे में। सेल इन्वेलप में मैंने कल बताया था आपको कि सबसे पहला जो आउटर लेयर होता है सेल का वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होता है सेल वॉल और उसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज धीरे धीरे करके हम प्रोकैरियोटिक सेल के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। जानते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ये किससे बना होता है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जो सेल को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उनके पास इतने सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते जो उनको अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन दे सके। तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो उसे कौन प्रोवाइड करती है, वो करती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है लूज और एक होती है कॉम्पैक्ट। जो लूज होती है उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं और जो कॉम्पैक्ट होती है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। ओके, जो लूज होती है स्लाइम लेयर वो जेली की टाइप की होती है और जो कॉम्पैक्ट होती है वो कैप्सूल वो गम की तरह होती है, च्युइंगम जिसे हम कहते हैं उस टाइप में होती है। उसमें ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो ज़्यादा चिपकती है, लेकिन जो स्लाइम लेयर है वो थोड़ी कम चिपकती है किसी भी चीज़ से। और अब हम जानते हैं स्लाइम लेयर और कैप्सूल लेयर के बारे में। यहाँ पे है स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल बोथ आर मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड कंटेन प्रोटीन। ओके, स्लाइम लेयर और जो कैप्सूल है दोनों सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि स्लाइम जो लेयर होती है वो थोड़ी जेली टाइप में होती है, जबकि कैप्सूल जो है वो गम की टाइप में होती है। बट दोनों ही पॉलीसेक्राइड के बने होते हैं और ये प्रोटीन कंटेन करते हैं। कैप्सूल जो है वो एक गमी स्ट्रक्चर देता है सेल को, जैसा मैंने आपको बताया वो च्युइंगम की टाइप की होती है, वो कहीं पे भी चिपक सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो सेल का लेयर होता है वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल को यहाँ पे हम ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल जब पढ़ेंगे तो उसमें भी सेल वॉल को हमें जानना है, तो हम उस वाले वीडियो में हम जानेंगे सेल वॉल को पूरी डिटेल में। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? कैमिलो स्टेनिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ सेल के सेल वॉल पर स्टेनिंग प्रोसेस करा था। तो जिस सेल पे स्टेन रह गया था उन्होंने उसका नाम दिया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिन पर स्टेन नहीं रहा था उन्हें हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे यूकैरियोटिक वाली वीडियो में। तब तक यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी नॉलेज ले लेते हैं। सेल वॉल के बाद जो लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये आपको याद रखना है, ये कहीं पे भी आ सकता है। तो ये है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये सेलेक्टिवली प्रीमेबल होती है, ये उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देती है जो सेल के लिए हेल्पफुल है, और इसके थ्रू ही जो हार्मफुल, जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं हार्मफुल मटेरियल्स, उन्हें बाहर निकाला जाता है। उसके बाद है मेम्ब्रेन, जो है वो सिमिलर होती है यूकैरियोटिक की मेम्ब्रेन से, या इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोटिक की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये कोई लेयर नहीं है मेसोसोम, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है।
ये रेड कलर से जो है वो है सेल वॉल, और ग्रीन कलर से जो मैंने करा है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं कहीं पे ये फोल्ड हो चुका है। इसी फोल्ड को हम कहते हैं मीजोजोम। और इसमें ये जो मीजोजोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, वैसे ही मीजोजोम में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो छोटा होता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की डेफिनिट काम करने के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं पाई जाती है, तो पर इन्हें एटीपी की तो ज़रूरत होती ही है। तो इसके लिए इनके पास थोड़े से ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनसे ही ये अपने एटीपी का प्रोडक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए मीजोजोम के बारे में जानते हैं। It is formed by invagination of plasma membrane similar to mitochondria। मैंने अभी बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने के कारण बनता है, और ये सिमिलर होता है किसके, तो यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में काम करती है, सिमिलर काम जो है मीजोजोम प्रोकैरियोटिक में करता है। It increases surface area of plasma membrane and helps respiration and secretion। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है उसे बढ़ाने में भी हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन और सेक्रेशन में भी हेल्प करता है। मीजोजोम इज फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिनमें स्टेन रह गया था, जिसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, मीजोजोम उसी में पाए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मीजोजोम नहीं पाया जाता है। मीजोजोम के अलावा कुछ एक्सटेंशंस पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो वेसिकल, ट्यूबुलस, लैमेला बनाते हैं, और वो हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल बनाने में प्रोकैरियोटिक सेल की, और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसे भी एक्सटेंशंस पाए जाते हैं जो ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं और लैमेला बनाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, तो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और डिवाइड होकर के जितने भी प्रोकैरियोटिक के गुण होते हैं वो जाके उसकी डॉटर सेल में भी चले जाते हैं। In some photosynthetic prokaryotes, there are some other extensions into the cytoplasm called chromatophore, which contain pigment। इन सब के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कुछ अलग तरह की एक्सटेंशंस पाए जाते हैं, जिसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि है फ्लैजिला, प्लाई, और उसके बाद फिम्ब्रे होती है। ठीक है, तो ये सारे सरफेस स्ट्रक्चर हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। फ्लैजिला जो है वो 3 पार्ट में होती है। इनके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, और ये जो है मोटेलिटी प्रोवाइड करती है प्रोकैरियोट्स को। उसके बाद आता है पिलाई एंड फिम्ब्रे। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट नॉट प्ले अ रोल इन मोटेलिटी। ये भी जो है पिलाई और फिम्ब्रे, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स के, पर ये प्रोकैरियोट्स को के मोटेलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। पिलाई जो है वो प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम होता है पिलिन, और ये ट्रू पिलाई जो है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, जिसमें स्टेन रह जाता है उसी बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो कि है प्लाज्मिड और इंक्लूजन बॉडीज। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। इसमें जो मतलब जैसे हमारे में डीएनए होता है
यूकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, वैसे ही इसमें भी न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो होते हैं क्रोमोसोमल के वो प्लाज्मिड के में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये सेल डिवीज़न में कोई भी रोल नहीं प्ले करता है, और ये जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें इसके प्लाज्मिड से कुछ कट करके और उसमें अगर हमें कुछ अलग फीचर वाले बैक्टीरिया को बनाना है तो उसमें हम उस अलग फीचर को डाल देते हैं, और उसके बाद जब प्रोकैरियोट्स या जो बैक्टीरिया है डिवाइड होते हैं, जो फीचर हमने उसमें डाला था उसके साथ वो बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद आता है इंक्लूजन बॉडी, जिसे हम स्टोरेज बैग भी कहते हैं। इसमें जितने भी प्रोटीन्स, mRNA, डीएनए और डीएनए नहीं, प्रोटीन, mRNA और एटीपी जितने भी एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो प्रोकैरियोट सेल जो है वो इंक्लूजन बॉडी में रखता है। सो आई होप कि आपको प्रोकैरियोट सेल के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गया होगा। तो टेक केयर, बाय।